नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में आपके लिए हर रोज नए नए विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के जो विषय रहेंगे इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे गोबर गैस प्लांट की और साथ ही आपको बताएंगे हमारे जो दूसरा विषय है उसके बारे में भी। इसके साथ ही बात करेंगे कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना एवं प्रमुख योजनाएं। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हमारे आज के, जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जहां से लगातार जानकारी दी जाती है हमारे किसानों को। और इसके साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भगवान सिंह मीणा जी। आप प्रोफेसर हैं कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर राजस्थान में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर मीणा। और जैसे कि हमने आज आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे गोबर गैस प्लांट की। हम सभी जानते हैं हमारे जो खास तौर से जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसके ज़रिए कितना हम कहते हैं कि हमारी जो लागत है उसको हम कम कर लेते हैं, लेकिन उनका सदुपयोग जो है इसके बारे में हमारी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। और ख़ासतौर से डॉक्टर अब्बास अगर देखा जाए जब गोबर गैस प्लांट की हम बात करते हैं तो कई बार किसानों को लगता है कि शायद काफ़ी सरल है ये, और कई बार सरल उनके सामने भी होता है लेकिन फिर भी शायद उसको अपना नहीं पाते। क्या स्थिति आप देखते हैं और आज के समय को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है ये? हमारे देश में गोबर गैस प्लांट का जो है बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि हमारी जनता अधिकतर जो 50% जो पॉपुलेशन है वो केवल कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि में हमारी फसलों की उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे किसान काफ़ी चिंतित है। और साथ साथ में जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लगातार होती जा रही है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उसमें इसकी खाद बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। दूसरी खास बात यह कि आज बहुत ज्यादा चर्चा है जैविक खेती की। जब हम जैविक खेती के बारे में सोचते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जब तक बायोगैस प्लांट नहीं होगा, उसकी खाद नहीं होगी, तो जैविक खेती संभव नहीं है। और क्योंकि हमारे देश में पशुओं की संख्या संसार में सबसे अधिक है और मानवों की संख्या संसार में दूसरे नंबर पे है, और इसके साथ साथ में काफी मात्रा में हमारे जो कृषि का वेस्ट है, अपशिष्ट है, उनको भी हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसे एक बहुत अच्छी तरीका तकनीकी है, वह है बायोगैस। आज हम बहुत चिंतित हैं कि उत्तर भारत के कई राज्यों में धान की पुराली जलाई जाती है, कहीं हम गेहूं की पुराली जलाए जाने की बात करते हैं। इन दोनों ही समस्याओं का जो समाधान है वो इस तकनीकी में समावित है। अगर हम इस धान के पुराल को या अपना जो गेहूं का पुराल है उसको मिट्टी में मिला दें और उसमें पानी जब लगाएं, उसमें बायोगैस सलरी उसके अगर पानी के साथ जाएगी तो यह सलरी इस सब चीजों को मुश्किल से 1 से हफ्ते से लगभग 20-21 दिन में उसको बिल्कुल सड़ा के खाद बना देगी। और ये आपके मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये बहुत ही सस्ती और सुंदर तकनीक है। और हमारे जो किसान हैं वो न केवल फसलों पर निर्भर करते हैं बल्कि पशुपालन उनका एक खास व्यवसाय है। और खासकर उन किसानों का जो छोटे और मझोले हैं, जिनको पशुओं से आमदनी ज्यादा पक्की लगती है, फसलों से आमदनी उतनी पक्की नहीं लगती है। और इसके साथ साथ में जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्षा आधारित हैं, उनमें पशुओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए जो लागत है उसको काफी हद तक हम कम कर सकते हैं इसके जरिए। और किस तरीके से इसकी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे आपको करनी होगी, क्या इसमें आर्थिक मदद आपको मिल सकती है, इसके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गोबर में ऊर्जा की काफी मात्रा होती है, जिसको गोबर गैस प्लांट में किण्वन यानी फर्मेंटेशन करके निकाल सकते हैं। इससे भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग ईंधन, प्रकाश और कम हॉर्स पावर के डीजल इंजन चलाने में किया जा सकता है। इसके अलावा गोबर गैस प्लांट से निकलने वाले गोबर को खाद की तरह भी उपयोग किया जाता है। इससे किसानों के ईंधन और खाद दोनों की बचत होती है। गोबर गैस प्लांट को कई डिजाइन में तैयार किया जा सकता है। ये पानी और गोबर के घोल से चलाए जाते हैं। इसके डिजाइन में प्लांट को ताजे गोबर से भी चला सकते हैं। इस प्लांट में गोबर डालने का
आरसीपी पाइप 1 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचाई पर बना होता है। इसके अंदर का भाग लीकेज रहित बनाया जाता है, तो वहीं गोबर को निकालने का पाइप चौड़ा रखा जाता है, जिसके द्वारा गोबर गैस के दबाव से बाहर आ जाता है। गैस की निकासी की जगह प्लास्टिक पाइप से रसोई घर के चूल्हे से भी जोड़ सकते हैं। गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए कम से कम 2 या 3 पशु हमेशा होने चाहिए। रोज गोबर की प्राप्त होने वाली मात्रा को ध्यान में रखकर प्लांट का आकार बनाएं। इसकी छत से किसी प्रकार की लीकेज नहीं होनी चाहिए। इस प्लांट को प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में बनवाना चाहिए। तो जाना आपने, अगर आप बायोगैस प्लांट लगाते हैं किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और कैसे जो आपकी लागत है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब चलिए रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर मीना का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मीना, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम संभावनाएं हमें नज़र आती हैं, लेकिन खासतौर से रोज़गार के लिहाज से अगर देखा जाए, किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारा कृषि क्षेत्र? जी सर, जैसा कि आपने निवेदन किया कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है जी, और साथ में खाद्यान्न पूर्ति के साथ साथ ये रोजगार का भी एक हमारा प्लेटफॉर्म है। जैसा कि हम आधी से अधिक आबादी की बात करें तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा आधार है जो हमारे रोजगार देता है। हमारी जो भी आबादी है उसकी लगभग 60% आबादी को कृषि क्षेत्र ही रोजगार देते हैं जी। रोजगार में अगर हम बात करें तो संभावना कैसे, उसके पहले फसल उत्पादन है, उसके बाद उद्यान की फसल है, उद्यान के साथ साथ में सहायक गतिविधियां हैं। अगर इनको सबको मिला के देखें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कहीं न कहीं आदमी, जो भी हमारे जो युवा हैं, खासकर जो भी जिसको रोजगार, वो कहीं न कहीं अपनी जगह बनाने में सफल हो जा सकता है। तो उसको ये है कि खेती, अगर हम चारों तरफ नजर पड़ाते हैं, एक खेती जो काश्तकार करता है, दूसरी खेती आई है जिसमें कि आज हम तकनीकी बात करें तो ध्यान की फसलें हैं, तीसरी खेती है, खेती के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां सर जी, जो हमारे रोजगार को मुहैया कराती है। जरूरत क्या है कि जरूरत एक है कि तकनीकी दक्षता बढ़ाने की है, और उस तकनीकी दक्षता के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। तो तकनीकी दक्षता के साथ जो खेती के साथ साथ जो आयाम है, उनके साथ जो खेती की गतिविधियां, जिसमें पशुपालन हो गया आपका, उसके बाद उद्यानिकी का हो गया, उसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो आगे चले जाते हैं तो हम सब्जियों की बात करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी बात करते हैं, साथ में आजकल एग्री स्टार्टअप जो नए आइडियाज आ रहे हैं। अगर इन सबकी अगर बात करें तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन, जो रोजगार का एक हमारे पास जो एक प्रश्न चिन्ह हमें दिखता है, अगर हम इसमें इस क्षेत्र पर ध्यान दें, जो संभावनाएं पहले से बनती आ रही है, हमारा देश पहले से ही कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता स्तर पे मानता है और आगे भी इसमें संभावनाएं रहेगी। कोई भी युवा अगर जो भी है, इसमें बहुत सारी संभावना है, और रोजगार की जो समस्या है उसका एक ही समाधान है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और उस पर ध्यान देना। चलिए, बिल्कुल तमाम संभावनाएं यहाँ रोजगार की नजर आती हैं, साथ ही कई प्रमुख योजनाएं भी चल रही हैं जो कि इसमें कारगर हैं। इसके बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर मीना, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। आज कृषि का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी बदौलत इसमें रोजगार के नए अवसर पनप रहे हैं। हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। ऐसे में कृषि और पशुपालन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से न केवल ये क्षेत्र सशक्त बनेंगे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने भी देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं।
कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस समय कृषि क्षेत्र में काफी नवाचार हो रहा है और युवा पीढ़ी भी इसमें आगे आ रही है। इसलिए कृषि क्षेत्र में रोजगार के काफी विकल्प खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो जाना आपने काफ़ी विकल्प जो हैं वो अब हमारे सामने हैं जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, जहाँ पर रोज़गार की तमाम संभावनाएं हमें नज़र आती हैं। और जैसा कि डॉक्टर बास अभी डॉक्टर मीना हमें बता रहे थे कि कृषि से जुड़े पशुपालन की हम बात करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम शुरुआत इसकी करना चाहते हैं तो कितने जो पशु हैं उनकी संख्या हम मानकर चलें कि अगर कम से कम हमारे पास इतने पशु की संख्या हो या इतनी मात्रा में जो अपशिष्ट है वो हमारे पास हो? मुकुल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो छोटे और मझोले किसान हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है और मध्यम और बड़े किसान बहुत ही कम है जी। जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं ये ज़्यादातर पशुओं की संख्या ज़्यादा रखते हैं और इनके पास 2 से लेके लगभग 20-25 पशु तक किसानों के पास होते हैं। और आज के दिन में अगर हम देखें तो दूध से जितनी आमदनी पक्की है उतनी फसलों से पक्की नहीं है। इसलिए काफ़ी लोगों का रुझान हो रहा है कि कम जमीन होते हुए भी दूध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पशु रखे जाएं जी। और दूध से उनका भाव भी अच्छा मिल जाता है और दूध का क्योंकि प्रसंस्करण अच्छा होता है और ठीक से उसकी प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बना हुआ है तो दूध के ऊपर काफी जोर देते हैं। लेकिन दूध के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर बायोगैस तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो गांव में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती है। जैसे अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है और दूध का भाव सस्ता है तो आप बड़ा अगर प्लांट बनाते हैं तो दूध को दूध के रूप में ना बेचें बल्कि उसमें मूल्य संवर्धन कर सकते हैं और ये मूल्य संवर्धन करने के लिए बायोगैस से जो गैस है वो आपके काम आ जाएगी। और इसके मूल्य संवर्धन करने के लिए आप पनीर बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं जो बड़े आसानी से हमारे किसान कर सकते हैं। उससे उनको ज्यादा आमदनी मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि आज हम जो चिंतित हैं वो इस वजह से चिंतित है कि हमारी जो मृदा है उस स्वास्थ्य गिरता जा रहा है जी। पहले किसानों को मुश्किल से कम खाद देना पड़ता था, उसके बावजूद भी अच्छी फसल मिल जाती थी। अब फसल का उतना ही उत्पादन मेंटेन करने के लिए हमें हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है जी। और खाद के साथ साथ में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी होती जा रही है जिससे कि पोषक तत्वों की और अधिक हमें पूर्ति करने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें हमारी जो फसलें हैं उनमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है जी। और खासकर जो हमारे खरपतवार हैं इनका भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर हम बायोगैस प्लांट से जो मिली हुई खाद है उसका अगर प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य में एक टिकाऊ सुधार आएगा, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होगा जिससे कि हम अच्छी फसल ले पाएंगे, कम लागत में ले पाएंगे और हमारे पास जो अपशिष्ट बचा हुआ है उसको हम वेस्ट टू वेल्थ यानी कि खराब चीज को पैसे में परिवर्तित कर सकते हैं। और हमें 2 बहुत ही मुख्य उत्पाद मिलते हैं जी, खाद और गैस। और मैं बता दूं कि गांव के हिसाब से हमारा जो खाद है वो बायोगैस का प्रथम उत्पाद है। द्वितीय उत्पाद गैस है जो कि हमारे खाना बनाने में, रोशनी करने में, इंजन चलाने में, बिजली बनाने में या नाना प्रकार की चीजें बनती है उनमें प्रयोग हो सकती है। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं जिनके पास 2 से अधिक पशुओं की संख्या है इन सबके घर में बायोगैस प्लांट का होना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर बायोगैस प्लांट होता है तो जो स्वच्छ भारत का एक सपना हम देख रहे हैं वो भी हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि इससे जो खाद निकलता है उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं होती है और ना इसमें मच्छर मक्खी बैठते हैं जी। तो आपके पास किसी किस्म की गंदगी नहीं रहेगी। यानी स्रोत एक है लेकिन काम अनेक। हमें काम अनेक है, यहाँ इससे हो सकते हैं कई काम आपके यहाँ पर हो जाते हैं और लागत जैसा कि डॉक्टर अब्बास कह रहे हैं कि जो लागत है वो काफ़ी कम रहती है और आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है। यहाँ डॉक्टर मीना आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्र हैं, खासतौर से बागवानी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं इसके लिए कई योजनाएं भी चल रही हैं। किस तरीके से बागवानी क्षेत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको लगता है रोजगार के लिहाज से? बिल्कुल आपने सही निवेदन किया सर कि बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप और 4 नए अलग अलग तरह के फल पौधे हैं उनको लगा के एक रोजगार का जो जरिया है वो हाईटेक जो बागवानी है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि
सब्जी उत्पादन ऐसा सेक्टर है जिसकी मांग हर समय रहती है और एक नियत स्तर पर उसकी जो विपणन की वो भी समस्या नहीं रहती। तो हमें एक सब्जी उत्पादन के हिसाब से, सब्जी उत्पादन के साथ साथ हम जाएंगे जो फ्लावर्स है, हमारे जो फूल है, खासकर जो कट फ्लावर्स है, अगर कोई भी थोड़ा सा तकनीकी दक्षता है और थोड़ी सी अगर ट्रेनिंग ले लेता है तो उसके बाद में वो कट फ्लावर जो हमारे जो फ्लावर जो फूलों की खेती करते हैं उस पर जा सकता है। उसके बाद में आता है तीसरा जो ध्यान से जुड़ा हुआ है वो है जो आपके जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। सब खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो देश है उसमें करीब लगभग 20 से 25% जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य फल और सब्जियां, वो भंडारण के या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अभाव में खराब हो जाते हैं या गल जाते हैं। उनको अगर बचाने का सही तरीका है तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है एंड उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के उसकी मार्केटिंग करना है। तो ये चारों सेक्टर पे एग्रीकल्चर जो बागवानी है वो जुड़ा हुआ है और इसमें अपार संभावना है। सब जरूरत क्या है? जरूरत है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं, युवा हैं, युवती हैं, उनको एक मार्गदर्शन की जरूरत है, साथ में उसमें एक तकनीकी दक्षता पाने की जरूरत है। तकनीकी दक्षता के लिए आप जिला स्तर पर जो भी भारत सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र जो ICR संस्था चलाती है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हर जिले में ये 1 या 2 स्थित है और ये वहाँ बागवानी का विशेषज्ञ होते हैं और एक आपके वहाँ होम साइंटिस्ट जो भी है, गृह वैज्ञानिक भी होती है। तो इन पे जो भी आयाम है, हमारे उद्यान के जितने आयाम है, उस पर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी दक्षता को बढ़ा के जो ट्रेनिंग से लेके ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग लेके लघु अवधि और लंबी अवधि दोनों ही ट्रेनिंग करा जाती। बहुत सारे योजना है जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, युवा है वो जाके कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और इस ट्रेनिंग में भाग लेके कोई भी आयाम जो उद्यान की में आपको अच्छा लगा उसको अपनाकर रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, जैसे आपने कहा कई योजनाओं का संचालन जो है वो किया जाता है और युवाओं की हम बात करते हैं या फिर महिलाओं की बात की जाए, जो किसान भाई हैं उनको हम देखें तो ज़रूरत यही कि चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो या कौशल विकास केंद्र हैं जहाँ पर कृषि संबंधित तमाम जो क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि आपके सामने रोजगार के अवसर और बेहतर तरीके से आ सकें। आगे भी इन विषय पर आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गोबर गैस प्लांट यानी बायोगैस प्लांट के बारे में और साथ ही कृषि क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं और इसके लिए क्या प्रमुख योजनाएं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? बब्बू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर कह रहे हैं कि रबी सीजन में मक्के की बुआई करना चाहते हैं जी, तो कौन सा बीज का चुनाव करें? जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं हम सर। चले बिल्कुल डॉक्टर अब्बास इस बारे में क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल ठीक कहा। जो रबी की मक्का है उसकी बुआई का बिल्कुल समय नजदीक आ रहा है। मक्का की जब बात करते हैं कि हम 2-3 किस्मों के लिए मक्का के लिए बात करते हैं।
एक तो अगर हमने मक्का के भुट्टे बेचने हैं, जिसको हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, तो स्वीट कॉर्न की भी खेती की जा सकती है, बेबी कॉर्न की भी खेती की जा सकती है। इसके अलावा दाने वाली मक्का की भी खेती की जा सकती है। तो दाने वाली मक्का के लिए पूसा अर्ली हाइब्रिड 5 ये एक बहुत अच्छी किस्म है, जिसको अगर आप लगाते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि बस्ती के आसपास कौन कौन सा बीज उपलब्ध है, वो अगर वहां के कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि मैं यहां से नहीं बता सकता आपको वहां पे पूसा अर्ली हाइब्रिड में 5 का बीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहां से आपको सही जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सी किस्में हैं जिनका बीज वहां उपलब्ध है और आपके क्षेत्र के लिए अच्छी है। यानी क्षेत्रवार देखिए और बेहतर जो किस्म है वो आपको उपलब्ध हो सकेगी। अलग अलग किस्में हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो इजाद करते हैं, शोध उस पर किया जाता है और उसके बाद वो किस्म जब आपके पास तक पहुंचती है तो अच्छी उपज आपको उसके ज़रिए मिल सकती है। साथ ही डॉक्टर अब्बास, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बायोगैस प्लांट की हम बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की संरचना रहती है वो, क्योंकि अक्सर किसानों को लगता है कि सिर्फ अगर हमने एक साधारण गड्ढा खोदा है उसके ज़रिए क्या हम इसको कर सकते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इसकी संरचना जो है? देखो, जब भी हम बायोगैस प्लांट बनाते हैं तो हमने देखा होगा काफ़ी प्लांट फेल भी हो जाते हैं। फेल होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि अगर बनाने वाला सही से निपुण मिस्त्री नहीं है तो वो बायोगैस प्लांट नहीं बना पाएगा, चाहे गड्ढा खोदे या कुछ भी करे वो नहीं बना पाएगा। क्योंकि बायोगैस प्लांट का जो डाइजेस्टर है उसको एयर टाइट बनाना होता है, यानी कि उसमें हवा भी बाहर ना निकले, पानी तो छोड़ो, हवा भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर हवा भी निकलती है कहीं से, लीक कर जाती है, तो आपका प्लांट लीक कर जाएगा। इसलिए सबसे कुशल कारीगर का होना सबसे महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी ईंट, सीमेंट, रोड़ी और बदरपुर का हम प्रयोग करें उसकी गुणवत्ता ए ग्रेड होनी चाहिए, यानी कि सीमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ में रेत में किसी प्रकार की मिट्टी ना हो और अच्छी गुणवत्ता का अगर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट अच्छा बनेगा। क्योंकि प्लांट एक बार बनता है और यह प्लांट 30-35 साल तक काम करता है, तो लिहाजा प्लांट का सही बनना बहुत जरूरी है। सही बनाने के लिए 2 ही बातें हैं, सबसे पहली बात मिस्त्री अच्छा हो, दूसरी बात सामान अच्छा हो और तीसरी बात आती है कि बनाने का जो चुनाव किया स्थान का वो भी ऐसा हो जो आपकी पशुशाला के पास हो, वहां पे पानी उपलब्ध हो और गैस की जो है रसोई तक पहुंचने की जो दूरी है वो भी जितनी कम होगी उतना आपके लिए फायदेमंद है। और इससे जो प्राप्त खाद है उसको अगर हम सीधा पानी के साथ उपयोग करते हैं तो हमें ज्यादा लाभ मिलता है। तो हमेशा प्लांट का जो खाद है उसको अगर गीला हम खेत में लेके जाते हैं और ट्यूबवेल के पानी में मिला के या नहर के पानी में मिला के पूरे खेत में फसल, खड़ी फसल में लगता है तो उसके ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को जब भी प्लांट बनाना है तो इन कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो मिस्त्री अच्छा हो, सामान सही हो और प्लांट का जो आकार है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास में कितने पशु हैं या कितना वेस्ट अवेलेबल है। पशुओं के अलावा जो दूसरा वेस्ट है वो भी इस प्लांट में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्लांट को हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं। इस प्लांट को हम जो दूसरी चीजें जहाँ पे बायोवेस्ट बहुत मिलता है उससे भी जोड़ा जा सकता है। और इस प्लांट में जो धान की पुराल या धान का जो वेस्ट है उसको भी प्रयोग किया जा सकता है। और यह एक जो हमारे पॉल्यूशन की समस्या है जो दिल्ली के आसपास की, उसके समाधान में भी एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है। जी, इस बारे में और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, असम से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मैं ये जो मिर्चा है, मिर्चा का खेती कर अगला साल में भी किए थे 3 बीघा वहाँ पे। जी तो सर, मिर्चा का जो पौधे हैं उसमें ये पत्ता में जो है ना, पत्ता मतलब छोटा छोटा पत्ता हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ये पत्ते में सिकुड़ जाती है। जो पत्ता है वो मुड़ रहा है? जी सर, मुड़ जाते हैं, उसका बाद में सिकुड़ जाते हैं, उसमें क्या दवा मारने से अच्छा होता है सर? पप्पू जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो मिर्ची के अंदर एक विषाणु रोग आता है जिसको हम कहते हैं लीफ कर्ल वायरस। और दूसरा ये होता है कि जब पत्ती सिकुड़ने का दूसरा कारण हो सकता है अगर पत्ती में रस चूसने वाले कीड़े ज्यादा लगे हों तो भी उससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां पूरी खिलती नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है जितने भी रस चूसने वाले कीड़े, खासकर जो सफेद मक्खी है, इसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो पौधशाला में जो प्योद तैयार करें उसी में ध्यान रखना है कि हमें रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप कम से कम हो। और जब रोपाई करें तो पौध को हम ट्रीट करके रोपाई करें, और ट्रीट करके रोपाई करते हैं तो पौधों के अंदर वो कीड़े, सफेद मक्खी नहीं आएगी, और सफेद मक्खी नहीं आएगी तो विषाणु रोग नहीं फैलेगा। दूसरी बात आती है, जितने विषाणु रोग से प्रभावित पौधे हैं उनको हमें उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो उनसे दूसरे स्वस्थ पौधों में भी रोग फैलेगा। और तीसरी बात आती है कि इस कीड़े को रोकने के लिए
दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो आपका खेत में साफ सफाई रहे, खरपतवार नियंत्रण रहे। अगर खरपतवार कम होंगे, साफ सुथरा होगा, तो सफेद मक्खी का प्रकोप कम होगा। दूसरी बात ये, पानी का सही समय पे सही मात्रा में उपयोग करें। एक्सेस अगर पानी का प्रयोग करते हैं उससे भी फल मक्खी का प्रकोप बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित तौर पे इस्तेमाल करें, अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें। अधिक नाइट्रोजन के प्रयोग से भी सफेद मक्खी को बढ़ावा मिलता है। और चौथी खास बात यह है, अगर आपके पास नीम अगर है तो नीम के पत्ते या निम्बोली का रस, उसको भी अगर आप निकाल के स्प्रे करते हैं तो उससे भी इस कीट का नियंत्रण होता है। अन्यथा कोई भी हमारी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें इमिडाक्लोरोपिड हो सकती है, इसमें डाइमेथोएट हो सकती है, इनका प्रयोग किया जा सकता है इस कीड़े को रोकने के लिए। लेकिन हर बार दवा को बदल के प्रयोग करना है और दवा के प्रयोग करने में जो भी सावधानियां दी हैं उनका पालन करना है, क्योंकि जितनी भी दवाइयां जो कीड़े मारती हैं वो सब जहर होती हैं। अगर आपने कोई सावधानी नहीं बरती तो कोई नुकसान हो सकता है। तो इन बातों का खास ध्यान रखना है और आपको देखना है कि आपकी मिर्ची अच्छी हो तो इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप सुल्तान जी अपना। सर, बारिश की वजह से पपाया का बहुत फूल झड़ गया है जी। हेलो सर जी, सुन रहे हैं आपको। सर, पपाया का फूल झड़ गया है बारिश की वजह से जी, तो फूल लगने के लिए कुछ। सुल्तान जी, मैं आपको बता दूं, पपीते में अब फूल खुद लगेगा और पपीते में जो फूल से फल बनने का जो प्रक्रिया है उसमें तापमान का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पपीते तो आपको एक्सेस पानी से बचा के रखना है। दूसरी बात यह कि उसे संतुलित मात्रा में खाद डालना। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या बायोगैस सैलरी हो तो वो जरूर डाल दें। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और पपीते में कीड़ों से बचाना है, सफेद मक्खी से बचाना है, जिससे कि इसमें जो लीफ कर्ल वायरस है वो पपीते में भी आता है, वो नुकसान ना करे। तो मुझे लगता है कि आपके पपीते के जो फूल हैं अब झड़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि बारिश रुक चुकी है जी। और पानी का संतुलित तौर पर इस्तेमाल करें। कभी ज्यादा पानी ना लगाएं, कभी बहुत देर तक सूखा ना पड़े। ये भी एक दिक्कत आती है, जब हम कई बार बहुत दिनों बाद पानी लगाते हैं उससे भी दिक्कत आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पानी का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें जी। उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है और लागत भी हमारी बढ़ने लगती है। यहाँ डॉक्टर मीना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे हमारे जो किसान हैं सब्जियों की खेती करते हैं या फलों की खेती करते हैं, और वहाँ पर कभी कभी होता यही है कि लागत जो है कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लागत में बढ़ोतरी होती रहती है और उस वजह से आमदनी अच्छी नहीं हो पाती, और इसलिए शायद लगता है कि जो रोजगार का ये विकल्प था उतना सही नहीं है। ऐसे में क्या जरूरी, जैसे आप तकनीक की बात करें तो लगातार जो किसान हैं वो नई तकनीक को जानते रहें और कोशिश करें कि लागत को कम कर पाएं। जी सर, तकनीकी अगर इसको हाईटेक है, अगर उसके बाद में अगर हमारी लागत घटानी है तो हमें सबसे पहले कि अपना श्रम, एक तो हमारी सर जैसे भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में है या जो भी हम हमारे युवा युवती हैं उसमें श्रम की जो आदत है वो कम होती जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये है कि जो भी स्वरोजगार का करते हैं या कोई भी हम कृषि आधारित जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना श्रम, जो अपना और अपने फैमिली का श्रम, उसको प्राथमिकता दें। सबसे पहले ये है, ये नहीं कि आप अपना खुद का जो भी हमारे जो भी फैमिली मेंबर हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और अपने बाहर हायर जो लेबर है उनसे काम कर रहे हैं। एक तो ये तरीका है कि अपना जो श्रम है, मानव श्रम है जो हमारे परिवार का है और अपना है, उसके साथ में काम करें। दूसरा ये है कि जो तकनीक में खासकर जो बीज हैं या खाद हैं या फिर उसकी कीट की बीमारियों को रोकथाम है, उनमें जो भी तकनीक है जो लो कॉस्ट है उनको हमें प्रयोग में लेना है। लो कॉस्ट जो उत्पाद है उनको प्रयोग करना है। साथ में बायो पे आगे, क्योंकि हमारे जो भी उत्पादन, सब्जी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारा जो भी खर्चा आता है, जो भी लागत आती है वो उसको कीट और व्याधियों से बचाने में आती है। तो उसके लिए अगर हम जैविक पे जाए, जैविक और जैविक आधारित जो उत्पाद है उन पे जाए, हम नीम आधारित उत्पाद हैं या लोकली आजकल बेस्ट डिकम्पोजर है, जीवामृत है, बहुत सारे निमोली आधारित जो भी उत्पाद है, अगर उस पे जाए तो हम सब्जियों का जो उत्पादन है उसमें लागत को कम कर सकते हैं। यानी सुरक्षित विकल्प का चयन हमें करना होगा और उसके जरिए हमारी जो लागत है देखिए वो भी कम हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी राजेश जी। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि हमारा बायोगैस से जो हमने बनवाया था 5-6 साल हो गए जी, वो उसके बाद 5 साल तक तो खूब उसने गैस बनाया, लगभग वो 2.5 घन मीटर या 2 घन मीटर का कितना है वो कृषि विभाग से बनाया, मिला था हमें अनुदान।
तो उसमें हमने 5 साल तक खूब गैस यूज किया, उसके बाद गैस नहीं बन रही। अब गैस नहीं बन रही, ये समस्या है जी डॉक्टर बस किस वजह से? राजेश जी, गैस उसमें लगातार बन रही है, लेकिन गैस उसमें इकट्ठी नहीं हो रही और गैस आपके चूल्हे तक नहीं पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो गई है, जिससे कि गैस आपके चूल्हे में पहुंचने की बजाय रास्ते में कहीं और लीक हो जाती है। क्योंकि बायोगैस प्लांट के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो खराब हो जाएगी। बायोगैस प्लांट के अंदर जो मुख्य योगदान होता है वो सूक्ष्म जीवों का होता है, और जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये गोबर के साथ हमारे प्लांट में अपने आप ही आ जाते हैं। इसको हमने अलग से डालने की जरूरत नहीं होती, पैदा करने की जरूरत नहीं हो सकती है। तो इसमें मुझे लगता है कि 2 कारण हो सकते हैं। एक तो अगर आपने गोबर के साथ में मिट्टी अगर अंदर जाने दी है तो मिट्टी से आपका प्लांट नीचे चौक हो जाएगा। जब चौक हो जाता है तो वहां पे सड़ने गलने की जगह कम रह जाती है, जिससे गैस बननी कम शुरू हो जाती है। लेकिन आप तो ये करें गैस जा ही नहीं रही, तो गैस जा ना रहने का कारण यही हो सकता है कि आपका प्लांट जो है उसकी लीकेज है कहीं पाइपलाइन में। इसको देखने के लिए जो प्लांट के ऊपर एक आपने लगा रखा होगा गेट वाल जी, उस गेट वाल को रात को बंद कर दो, और जब रात को बंद कर दोगे अगले दिन सुबह देखेंगे अगर उससे खूब सारा गोबर खाद बाहर निकला है तो इसका मतलब गैस बन रही है और पाइपलाइन में लीकेज है। आप अपनी पाइपलाइन को चेक करवाएं, और चेक करवाएंगे तो आपको आपकी गैस पहुंचनी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत दूर हो जाएगी जी। और अगर खाद निकलता ही नहीं रात भर गेट वाल बंद करने के बावजूद, तो इसका मतलब आपके प्लांट में कहीं लीकेज हो गई है जी, क्योंकि गैस तो लगातार बन रही है, उसमें बुलबुले उठ रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे। तो गैस उसमें लगातार बन रही है, लेकिन दोनों में से कोई एक समस्या है जिसको आप देखें कौन सी समस्या है, उसका निदान करेंगे तो आपके गैस आपके प्लांट से आपको लगातार गैस मिलेगी। और इस प्लांट से जो खाद मिल रहा है वो आपका मुख्य उत्पाद है, और वो खाद जो अन्य खादों से कहीं बेहतर है। जांच आपको ये देखनी होगी, जैसा कि डॉक्टर अब्बास ने बताया कि तो इससे आपको पता चल पाएगा कि कहाँ से जो लीकेज है वो है, और उसके बाद शायद आपकी समस्या जो है पूरी तरीके से खत्म हो सकेगी। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं गोबर गैस प्लांट के बारे में, कितना फ़ायदा इसके ज़रिए आपको मिल सकता है, और साथ ही कृषि क्षेत्र में जो रोज़गार की संभावनाएं हैं उसके लिए अलग योजनाएं चल रही हैं, इनका लाभ कैसे हमारे देश के खासतौर से जो युवा हैं वो ले पा रहे हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? द्वारका प्रसाद जी। हाँ हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं बैगन की फसल लगाया हूँ और उसमें फल छेदक और फल सड़न की समस्या है सर। जी, फल छेदक की समस्या इसमें आ रही है बैंगन में। द्वारका प्रसाद जी, आपकी दो समस्या आपने बैंगन में बताई हैं। एक बताइए आपका जो फल छेदक के कीड़ा है वो आपको नुकसान कर रहा है, दूसरा जो सड़न की समस्या वो भी दिक्कत कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने खेत में पानी का नियंत्रण करें। अगर संभव हो तो ड्रिप से पानी दें, उतना ही पानी दें जितना पौधे को जरूरत हो। दूसरी खास बात यह कि जो आपका फल छेदक कीड़ा है इसके लिए खास किस्म के फेरोमोन ट्रैप आते हैं। ये ट्रैप अगर आप अपने खेत में लगा लेंगे तो आपको ये ज्ञान रहेगा कि आपके खेत में कितने कीड़े का प्रकोप है, कितना नहीं है, और इससे कीट का नियंत्रण भी होता है। तीसरी बात यह है कि आप खेत में आप सुबह घूमेंगे और जहां पे भी आपके मुरझाई हुई कली सी दिखाई दे, उस मुरझाई हुई कली का जहां से वो मुरझाई हुई है उससे लगभग 1 इंच नीचे से काटेंगे और किसी बर्तन में रख लेंगे, और ये जितनी भी चीजें कटेंगी इनको काट के एक जगह इकट्ठा करेंगे और इनको मिट्टी में दबा देंगे। और जो भी आपके ऐसे एक फल हैं जिनमें फल छेदक कीड़ा लगा हुआ है उन फलों को भी इकट्ठा करके मिट्टी में दबाएंगे जिससे कि ये कीड़े का प्रकोप आगे ना हो। और तीसरी बात जो है उसके बाद आप दवाई के बारे में सोचेंगे। अगर दवाई की आवश्यकता पड़े तभी प्रयोग करेंगे, नहीं तो शायद आपको दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। जी बिल्कुल, काफी बेहतर। जो फल सड़न वाली बात है उसमें आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर पानी का प्रबंध ठीक होगा तो फलन सड़न की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। और फल मक्खी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूरतिया ही आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप, इसका कीड़े का प्रकोप कम हो जाएगा। निगरानी बेहद जरूरी, साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, साफ सुथरा, और इसके साथ साथ निगरानी आप करते रहें। यहाँ डॉक्टर मीना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा था कि जो हमारे जब कृषि स्टार्टअप की हम बात करते हैं उसके लिए कृषि अवसंरचना कोष की अगर खासतौर से यहाँ बात की जाए, कितना फायदा इसके जरिए आपको लगता है मिलेगा? क्योंकि जब फार्म गेट पर ही सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध होंगी तो ऐसे में रोजगार के कितने अवसर कृषि से जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही है कि रोजगार, जैसे हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, रोजगार कृषि से ही शुरू होता है। और जो भी आजकल जो नॉन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो भी एग्रीकल्चर के बारे में ही अपना भविष्य देख रहे हैं। तो ये जो भी फंड बनाया गया सरकार ने, ये उनके लिए है जो कृषि में जो युवक और युवती जो दूसरे ग्रेजुएट्स भी हैं और एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स भी, और वो खेती में कुछ नया करना चाहते हैं, वो अपने लेवल पे खुद को, जैसे कि कहते हैं कि आप रोजगार प्रदाता बनिए, मैं कि रोजगार लेने वाले बनिए, तो उस धारणा को करते हुए जो ये फंड है वो काफी सहायक होगा। साथ में एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो भी हमारे युवक जो प्रोफेशनल इसमें आएंगे उनके लिए अपार संभावना है। सरकार का हर तरह से सहयोग है, प्रशिक्षण दक्षता है, तकनीकी में दक्षता है, साथ में हर स्तर पर चाहे वो पैसे की बात हो, फाइनेंस की बात हो, चाहे तकनीकी मार्गदर्शन की बात हो, सरकार के जो भी संस्था है जो भी तकनीकी प्रशिक्षण जो देते हैं, साथ में जो भी मार्गदर्शन देते हैं, साथ में फाइनेंस भी, क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टअप में जो भी बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं या नॉन कृषि के जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी कृषि में अपना, लेकिन उनकी समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है फाइनेंस की। फाइनेंस में क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जब भी उनके पास वो अच्छा सेटअप नहीं होता तो फाइनेंस के लिए उनको इधर उधर होना पड़ता है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर एक बहुत महंगा सेक्टर है जो सोर्स है फाइनेंस का। तो फॉर्मल सेक्टर से ये जो फंड बनाए जा रहे हैं सरकार की, वो हमारे जो भी स्टार्टअप में, जो भी कृषि में जो स्टार्टअप जो युवक युवतियां आएंगे उनके लिए बहुत ही योजना ये बहुत ही फायदेमंद है। और एक हमारा जो स्टार्टअप के जो शुरू करने वाले हैं, जो एग्री स्टार्टअप्स वाले, उनका जो विश्वास है उसको विश्वास को बताते हैं, नए जो है उनको लोग, और एक नेटवर्किंग हमारे लिए तैयार होगा, और उसमें सरकार का ये कोर्स बहुत ही लाभदायक रहेगा। जी, काफी लाभकारी, ये इसको हम मानकर चल रहे हैं और इसके परिणाम जो हैं वो जल्दी अब हमारे सामने भी आने लगे हैं। फिलहाल डॉक्टर मीना, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हल्की सी आवाज बोलो। हेलो हेलो, हाँ सर जी, आ रही आवाज आ रही है, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। धर्मेंद्र जी। हाँ जी जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले हॉर्टिकल्चर में रोजगार के बारे में आपकी बात जी बिल्कुल जी, तो उसमें हम जैसे मशरूम उगाना चाहते हैं एक रोजगार के तौर पे बड़े लेवल पे, और हाईटेक मशरूम। जी चलिए डॉक्टर मीना, एक सवाल ये आया है कि आधुनिक तौर पे अगर देखा जाए तो मशरूम की खेती करना कितना लाभकारी है और इसके जरिए रोजगार सृजन को अगर हम देखें ये कैसे, कितना महत्व?
बहुत ही अच्छा विकल्प है। आज के अगर हम बात करें जब कृषि आधारित जो उद्योग धंधों की जब हम बात करते हैं तो उसमें मशरूम हमारे सबसे पहले एक विकल्प के रूप में आता है। और खास बात ये है कि मशरूम स्वास्थ्य के साथ साथ ये एक लो कॉस्ट, जिसमें कि कम लागत से भी इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। खास करके सर्दियों के समय, जहाँ जिन एरियाज में, जिन क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में मशरूम की खास ही डिमांड रहती है और मशरूम की खेती को बहुत ही कम प्रशिक्षण का समय, 1 दिन में, 2 दिन में या 7 दिन में, अगर ये इतना प्रशिक्षण ले लें तो प्रशिक्षण के आधार पर कर सकते हैं। और साथ में 2 तरह की, जैसे हम कहते हैं कि एक बटन मशरूम होती है, एक ढीगरी मशरूम होती है। ढीगरी मशरूम की अगर हम बात करें तो आप अगर हमने 2 दिन का प्रशिक्षण लिया है तो भी आप मशरूम की खेती बहुत ही कम संसाधनों के साथ, इसमें जैसा कि ये लैंड बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, भूमि आधारित एक्टिविटी नहीं है, बहुत ही कम जगह में, अगर आपके घर में कोई कमरा है जो 12x12 का है, उसमें भी आप एक मशरूम के विकल्प के रूप में, एक रोजगार के रूप में, एक छोटे से दिन, 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण लेके, जो प्रशिक्षण की व्यवस्था जैसे कि पहले मैंने निवेदन किया, हमारे क्षेत्र के कृषि विभाग के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र, उनके माध्यम से या कृषि विभाग के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से ये प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जहाँ तक बटन मशरूम की बात है, थोड़ा सा समय लगता है, प्रशिक्षण थोड़ा लंबी अवधि का होता है, महीने का एक प्रशिक्षण 1 महीने का तक चलता है, उसमें कंपोस्टिंग की आदत, उसको थोड़ा सा हमें व्यवस्थित रूप से करना होता है। अगर जिसमें ढीगरी मशरूम है, उसमें कोई भी युवक युवती है जो भी करना चाहते हैं उसको शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई युवक युवती है, अगर जैसे कि मैनेज का जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का जो मैनेज संस्थान, उनके माध्यम से एक जो योजना है ACN ABC, एग्रीकल्चर कनेक्ट से एग्री बिजनेस सेंटर, उसके माध्यम से 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद में इन सभी सहायक गतिविधियों, जिसमें आपका मशरूम का तो है ही है, साथ में जो भी अन्य गतिविधियां, उस पर एक बहुत ही गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद में नाबार्ड की योजना है कि उन जो प्रशिक्षण, जो ACN ABC में जो भी प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त करके सफल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वो अपना खुद का व्यवसाय खोल सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, वो बैंक के माध्यम से उनको फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है और वो अपना व्यवसाय किसी स्तर पर, जैसे कि ये अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे मेरे को बहुत हाईटेक करना है, इसमें हाईटेक के साथ साथ में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ढीगरी मशरूम को आप कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं, कम जगह में शुरुआत कर सकते हो और इसमें विपणन का भी ज्यादा समस्या नहीं रहती है। और हाईटेक की अगर ढीगरी के साथ बटन की बात करते हैं तो बटन में हमें थोड़ा सा कंपोस्टिंग के हिसाब से थोड़ा सा प्लान करके प्लान वे में जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही रोजगार के हिसाब से बहुत ही अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। जो लोग स्वरोजगार की सोचते हैं, स्टार्टअप की सोचते हैं, बिजनेस की सोचते हैं, एग्रीबेस एक्टिविटी सोचते हैं, मशरूम उनके लिए प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। काफी बेहतर विकल्प इसको हम मान सकते हैं मशरूम को। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं सर बायोगैस के बारे में जानना चाहता हूँ। जी राजेंद्र जी बताइए। सर मेरा प्रश्न ये है कि बायोगैस में गैस कुछ कम बन रही है हमारे में, कुछ एक पुराना हो चुका है ज्यादा। कितना वक्त हो चुका है इसको? ये सन 11 का बना हुआ है, सन 2011 का है बना। चलिए काफी साल इसको हो गए हैं डॉक्टर बास, क्या उसी वजह से गैस कम बन रही है? राजेंद्र जी, कभी भी प्लांट के अंदर जो गैस कम बनती है उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, अगर हमने पहले जो गोबर डाला उसके साथ अगर मिट्टी जाती है तो मिट्टी अंदर बैठ जाती है, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन की जगह कम रह जाती है और गैस कम बन पाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो प्लांट है, जो आकार है उसके अनुसार उसको खाना ना मिलना, यानी कि अगर प्लांट बड़ा है और खाना कम मिल रहा है तो गैस कम बनेगी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है जो हमने गोबर और पानी का घोल बना रहे हैं वो अगर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तीसरा कारण वो भी हो सकता है। और चौथी बात होती है क्योंकि पाइपलाइन जो आपकी काफी पुरानी हो गई है, अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत लीकेज आ जाती है तो वो गैस तो बन रही है लेकिन आपकी किचन में नहीं पहुंच रही है, तो आपको लगता है प्लांट में गैस कम बन रही है। तो आप इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी गैस मिलेगी। और गैस से ज्यादा जो फायदा है वो खाद का होता है और खाद का पूरा फायदा उठा पाएंगे और आप इस तकनीकी को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि आपके गांव में तो खूब सारे प्लांट बने हुए हैं, तो आप तो उसको और आगे बढ़ाएं जिससे कि क्षेत्र में पूरे में आपके में फैले। बिल्कुल डॉक्टर अब्बास, अगर बात की जाए इस पर हम अनुदान की या आर्थिक मदद की, तो किस तरह का प्रावधान है अगर किसान इसको बनवाना चाह रहे हैं या इसमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मुकुल जी, हमारा जो मंत्रालय है MNRE का, वो केवल इसी में काम कर रहा है और मंत्रालय ने हर स्टेट में एक नोडल एजेंसी बनाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे KVIC नोडल एजेंसी है। इन नोडल एजेंसी के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जाता है और नोडल एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में ये अनुदान उपलब्ध होता है,
तो किसान जो खासकर जो जैसे उत्तर प्रदेश का किसान है वो खंड विकास अधिकारी से संपर्क करेगा जी। इसी तरह से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का जो किसान है वो संपर्क करेगा कृषि विभाग से, क्योंकि वहां पे नोडल एजेंसी कृषि विभाग है। तो कुछ जगह कृषि विभाग है, कुछ जगह ग्रामीण मंत्रालय है, तो आप उनसे संपर्क करेंगे तो उसके लिए सरकार की तरफ से काफी अनुदान रहता है। अनुदान 2-3 किस्म का है। सबसे पहला अनुदान है कि आपने जो प्लांट छोटे बनते हैं 2 से 6 घनमीटर के बनते हैं या 1 से 6 घनमीटर के बनते हैं, उसमें डोमेस्टिक लेवल पे 2 वाले के लिए अलग अनुदान है, 2 से 6 तक का अलग अनुदान है और ये आपको आप अपनी एजेंसी से पता कर सको, आपको बताएंगे। दूसरी बात है जो लोग लैट्रिन को भी अगर अपने बायोगैस प्लांट से जोड़ते हैं तो उससे अतिरिक्त अनुदान मिलता है। कुछ लोग जो गैस का उपयोग बिजली बनाने में करते हैं या इंजन चलाने में करते हैं तो उसके लिए अलग से अनुदान मिलता है। और जो लोग बहुत बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अनुदान का पूरा प्रावधान है, तो उसके लिए बड़े प्लांट के अनुसार फिर उसका अनुदान जो बढ़ जाता है और उसके लिए भी वो अपनी एजेंसी से संपर्क करेंगे तो एजेंसी वाले उनको पूरा ज्ञान देंगे कि किस प्रकार से अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। हर एक स्तर लेकिन पर ये एक ऐसी तकनीक है जो अनुदान के लिए नहीं बल्कि किसान के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो हर किसान जो पशु रखता है उसके घर पे इस तकनीक का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसका जो खाद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है गैस से। गैस तो महत्वपूर्ण है ही है लेकिन खाद उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसानों के लिए बहुत ही ऐसी तकनीक की है, वातावरण ऐसी तकनीक है, हमारे वातावरण को अच्छा करती है। और ये जो बार बार समस्या आ रही है हमारा वेस्ट जलाने की, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में आगे भी जानकारी काफी दूंगा। जो हम लगातार बात करते हैं, प्रदूषण की भी बात होती है और धान के पुआल जलाने की बात होती है, इस पर विस्तार से आगे आपसे हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं बायोगैस प्लांट यानी गोबर गैस प्लांट और उसके साथ ही कृषि में जो रोजगार की संभावना है, क्या क्या योजनाएं इसके लिए चल रही हैं। खासतौर से डॉक्टर मीना अगर देखा जाए, क्योंकि फिलहाल जैसा आपने कहा कि जो कृषि है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, उसको मजबूती देने के लिए हम मान सकते हैं कोरोना काल में भी हमने देखा, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पर लगातार रियायतें जो हैं वो दी गई। पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति में भी जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक निरंतरता हमने यहाँ पर देखी। और जब रोजगार के अवसरों की बात की जाए तो हम मान सकते हैं कि यही एक इस तरह का क्षेत्र बचा था जहाँ पर अब रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो शायद दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा नज़र आने लगी हैं।
बिल्कुल मुकुल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब भी ये कोरोना जो 19 है, जिसमें जो महामारी है, इसके दौर में अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने देश को इस महामारी से उबारने में काफी हद तक योगदान रहा इसका। और जो भी हमारे श्रमिक जो इधर उधर से दूसरे जगह से उसके अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम में आए हैं, तो वो अब दोबारा से किसी क्षेत्र में ही उनको एक बार रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जैसा कि उसकी तकनीकी का आधार, अगर उसको जमीन नहीं है, जमीन के साथ में जो छोटी जमीन वाले हैं उनके साथ में अगर वो उनकी जमीन के आधार पर सहायक गतिविधियां, उनमें अगर थोड़ा सा तकनीकी दक्षता प्राप्त कर लें, जो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा जो जिला स्तरीय संस्था, उसके माध्यम से, तो इसमें उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और खेती आदेश है, जिसमें हम मशरूम की बात करें या मधुमक्खी पालन की बात करें या मछली पालन की बात करें, ये ऐसे उद्यम है। साथ में पशुपालन और डेयरी का जो उद्योग है, जो बागवानी का, उसमें बहुत ही पहले से उनका थोड़ा सा अनुभव होता है। साथ में अगर थोड़ा सा अनुभव ले, राज्य सरकार के जो भी विभिन्न संस्थाएं वो उनके लिए तत्पर है, उनका सहयोग कर रही हैं। फाइनेंस की जहां तक बात करें, मुद्रा योजना है, बहुत सारी सरकारी योजना है जिसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से उनको फाइनेंस भी तुरंत मिल रहा है। तो हम कृषि क्षेत्र ऐसा है जो इस कोविड-19 के में हम उसको, जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो वापस आए, उनको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकुल जी, राज्य सरकार ने एक स्पेशल योजना चली, जो भी विस्थापित जो मजदूर जो अपना काम कहीं दूसरी जगह से छोड़ के अपने अपने गांवों में आ गए, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से ऐसे श्रमिकों को चिन्हित करके जो जिस विद्या में अपना काम शुरू करना है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बाकायदा बैंक के माध्यम से उनको लोन वगैरह सैंक्शन करके उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है। और जो उनका अपना खुद का जो व्यवसाय था, वो जो एक बार थोड़ा सा रुक गया, उसको दोबारा जब तक समय रहेगा तब तक उसमें ये खेती आधारित साथ में वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता जो है वो यहाँ होती नजर आ रही है। फिलहाल डॉक्टर मीना, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। तो देखिए, तमाम जो संभावना है क्षेत्र में उसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मीना। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, कोशिश हम कर रहे हैं। जो सुनील चौधरी जी झारखंड से हमारे साथ जुड़े थे, इनसे बातचीत करने की। सुनील जी, आवाज़ मिल आ रही है आपको? चलिए, फिलहाल शायद संपर्क हमारा सुनील जी के साथ टूट चुका है। लेकिन यहाँ डॉक्टर अब्बास, जैसे देखा जाए, जो आपने बताया कि हर एक स्तर पर अगर हम चाहते हैं अपनी मांग के अनुसार हम जो बायोगैस प्लांट है इसका निर्माण करा सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा एक यही मान सकते हैं, क्योंकि जो मृदा है उसमें उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, तो ना सिर्फ आपकी जो उपयोगिता है वो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और हर एक किसान यही चाहता है कि कम लागत में ज़्यादा लाभ मुझे मिल सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर किसान चाहता है कि कम लागत में ज़्यादा लाभ मिल सके, साथ में जो हमारा उत्पाद है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। जी, तो ये दोनों ही काम करता है, क्योंकि मृदा का जो स्वास्थ्य बढ़ता है, अगर आप देखेंगे आज जितने भी पशु हैं या आदमी हैं, उनमें बहुत सारे लवणों की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारी आ रही हैं। जी, और ये लवण कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी मिट्टी में वो लवण नहीं है, और मिट्टी में ना होने की वजह से हमारे भोजन में या चारे में नहीं आ पाते हैं, जिससे हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या का जो समाधान है, और अच्छा समाधान है और सस्ता सुंदर जो समाधान है, वो यही है कि हम बायोगैस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, जिससे कि जो खाद हमें मिट्टी से, जो हमने मिट्टी से ली है, उसमें हम कुछ चीज वापस दे सकें। जब तक मिट्टी को वापस खाद नहीं देंगे, पोषक तत्व नहीं देंगे, तो मिट्टी हमारे लिए लगातार अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी और उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी। और तीसरी खास बात आती है कि किसान जो भी बाहर से लेता है वो सभी चीजें महंगी आती हैं, पैसा लगता है, और जब भी हम रसायनों का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें काफी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, अलग अलग किस्म के रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। और जब भी हम देसी खाद का प्रयोग करते हैं या पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या हमारी मिट्टी जो फसलें हैं उनके अंदर कोई एक ताकत आ जाती है, जो कि बीमारी से लड़ने की या कीड़ों से लड़ने की ताकत आ जाती है। तो उससे बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम हो जाता है, और खासकर खरपतवार भी कम होते जाते हैं। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जिसका बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है, और ये वातावरण हितैषी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये एक ऐसी तकनीक है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है। और एक हमारी और समस्या है कि जो दिल्ली के आसपास जो पुराली जलाने वाली बात है,
उस समस्या का भी समाधान इस तकनीकी में समाया हुआ है और ये किसान अपने घर पे समाधान कर सकता है, उसको किसी बाहर पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आज हम बार बार बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो जब तक आत्मनिर्भर गांव नहीं होंगे, आत्मनिर्भर किसान नहीं होगा, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? क्योंकि 50% जनसंख्या जो है खेती पर निर्भर करती है और आत्मनिर्भर किसान तभी होगा जब उसके पास अपने जो संसाधन है उनका उपयोग करे और उपयोग करने से अपनी उत्पादन लागत को कम करे और जो उत्पाद आ रहा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए जिससे उसको ज्यादा पैसा मिले, प्रसंस्करण करे, मूल्य संवर्धन करे। तो इन सब चीजों में इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण ये भी रही है। तो बायोगैस तकनीक ऐसी तकनीक है जो हर घर में, हर किसान के पास में होना बहुत जरूरी है और जब किसान के घर में ये होगी तो किसान की उत्पादन लागत कम होगी, देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ पाएंगे और प्रगति कर पाएंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में सभी को, मैं किसानों को कहना चाहूंगा कि जो भी पशु रखता है या मुर्गी पालता है या कोई दूसरा व्यवसाय करता है, उसके साथ साथ में बायोगैस को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। ये हमारी फार्मिंग सिस्टम का एक अंग होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण है और इसके जरिए आत्मनिर्भरता जो है वो और ज्यादा हो सकेगी। फिलहाल डॉक्टर JPS जब्बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों के साथ साझा की। तो देखिए जाना आपने किस तरीके से गोबर गैस प्लांट की जो उपयोगिता है, उसका जो महत्व है, उसको अगर आज के समय में हम समझेंगे कितना लाभ इसके जरिए हमें मिल सकता है। अब चलिए आपको हमारे जो कल के विषय हैं इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से जो हमारे विषय रहेंगे, ना सिर्फ आपको बताएंगे उनके बारे में, गुलाब की खेती के बारे में हम पहले बात करेंगे और साथ ही बात होगी फलों में कीट प्रबंधन की। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय, इस बारे में आप कल जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हमारे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन खुली हुई है, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।